हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का निरूपण। तो देखो, हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि गैल्वेनिक सेल वो सेल है जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें एक एनोड और एक क्या होता है, कैथोड। तो एनोड और कैथोड को थ्योरेटिकली एक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसी से रिलेटेड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, समझ गए ना, ये कुछ रूल्स के बेस पर किया जाता है। तो हम उन्हीं रूल्स को लेंगे, एक एक को अच्छी तरह से समझेंगे और फिर हम एक किसी सेल का एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे। तो आते हैं हम इनके रूल्स में और फर्स्ट रूल लेते हैं। तो देखो, जो गैल्वेनिक सेल है ये टू हाफ सेल्स, समझ गए ना, का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक हाफ सेल जो है कहलाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसे हम एनोड कहते हैं, और दूसरा जो हाफ सेल होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। समझ गए बच्चों कि जो गैल्वेनिक सेल है ये दो अर्ध सेलों का संयोजन है, जिनमें से एक अर्ध सेल कहलाता है ऑक्सीकरण अर्ध सेल, जिसे हम एनोड बोलते हैं। तो दूसरा जो हाफ सेल है, अर्ध सेल है, उसे बोलते हैं अपचयन अर्ध सेल, जिसे हम कैथोड बोलते हैं। दोनों का रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे किया जाता है। तो यही लिखा है मैंने कि गैल्वेनिक सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स, नेमली ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब एनोड एंड रिडक्शन हाफ सेल मतलब कैथोड। ठीक है, दो अर्ध सेल मतलब गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेल एनोड और कैथोड का संयोजन होता है, जिनका रिप्रेजेंटेशन इस तरह किया जाता है। देखो, एनोड को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो जिस एलिमेंट से वो बना है उसका सिंबल लिखेंगे। फिर इस तरह से एक वर्टिकल लाइन या सेमी कॉलम का भी यूज होता है। तो इस तरह से एक वर्टिकल लाइन लेंगे और इसके नीचे, इस वर्टिकल लाइन के नीचे हमें क्या लिखना होता है, वो आयन जो कि वो आयन जिसके कांटेक्ट में एनोड होता है। समझ गए ना, जैसे जिंक है, यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे जिंक का एनोड है, तो जिंक की रॉड जो है अपने जिंक 2+ आयन के कांटेक्ट में है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये दोनों के जो है कांटेक्ट को बताता है। समझ गए ना कि ये दोनों आयन मतलब ये इलेक्ट्रोड और ये आयन किस तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो इस तरह से एक प्रकार की ये इंटरफेस को भी बताता है। और जब आप कैथोड में जाएंगे तो कैथोड में आपको पहले आयन लेना है, मतलब जिससे इलेक्ट्रोड बना है उसका आयन लेना है, फिर इसके बाद एक वर्टिकल लाइन लेनी है और फिर आपको क्या, इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन आई है जो ये बताती है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो इस आयन के कांटेक्ट में है। तो इस तरह से ये लाइन भी एक इंटरफेस को बताती है। जैसे कि हम देखें कॉपर का कैथोड है तो कॉपर 2+, फिर वर्टिकल लाइन और फिर क्या, सी। तो ध्यान रखना है आपको कि एनोड का रिप्रेजेंटेशन ये है तो कैथोड का रिप्रेजेंटेशन ये है। तो इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। समझ गए ना, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, जब आप किसी गैसियस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो चूंकि गैस का इलेक्ट्रोड सॉलिड फॉर्म में तो नहीं बन सकता, रॉड के फॉर्म में तो नहीं लिया जा सकता, इसलिए गैस को किसी न किसी मेटल की सरफेस पर एडजॉर्ब कराया जाता है। फिर उस एडजॉर्ब गैस जो है, उस एडजॉर्ब गैस पूरा इलेक्ट्रोड, जो पूरा इलेक्ट्रोड है उसे उस गैस के किसी आयन, ठीक है, उस गैस के आयन के कांटेक्ट में रखा जाता है। तो जब हम गैसियस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं
तो हमें उस एलिमेंट या उस मेटल का भी क्या लेना होगा, सिंबल गैस के साथ जिस पर गैस एडजॉर्ब है, और गैस का प्रेशर, जो एलिमेंट मेटल लिया गया है उसकी फिजिकल स्टेट, उसको भी हम क्या करते हैं, एक उस इंडिकेट करते हैं उसके सेल फॉर्मुलेशन में। तो देखो यही मैंने लिखा है कि फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड सिंबल ऑफ मेटल आयन ऑन विच गैस एडजॉर्ब, मतलब जिस पर गैस एडजॉर्ब है उस मेटल आयन का सिंबल क्या करें, ऑल्सो रिप्रेजेंट्स विद गैस एंड प्रेशर फिजिकल स्टेट ऑफ, ठीक है, और ऑल्सो, ठीक है, इंडिकेटेड विद सिंबल्स। मतलब है कि आप उस गैस का प्रेशर क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, इन्हें भी हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के साथ। और गैस जो ली गई है वो और जो मेटल है उनकी इंटरफेस को, या गैस या और उसके आयन के इंटरफेस को वर्टिकल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यही लिखा गया है कि एट इंटरफेस ऑफ गैस एंड मेटल, मतलब गैस और मेटल के बीच इंटरफेस, और गैस एंड गैसियस आयन, जो गैस और गैसियस आयन, इनको भी किससे इंडिकेटेड किया जाता है, वर्टिकल लाइन से। समझिए बच्चों कि गैसीय इलेक्ट्रोड को जब व्यक्त किया जाए तो धातु जो है, मतलब गैस जिस धातु पर अधिशोषित है उस धातु के संकेत को भी गैस के साथ लिखा जाएगा, गैस का दाब लिखा जाएगा, धातु की भौतिक अवस्था लिखी जाएगी, धातु और गैस के बीच का जो अंतरपृष्ठ है, इंटरफेस है, उसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाए। मान लिया जाए आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखो एनोड को जब एनोड के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे पहले Pt सॉलिड, क्योंकि Pt पर एडजॉर्ब होती है हाइड्रोजन, फिर हमने देखा एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे और फिर H2 गैस, जो ये बता रही है कि Pt और H2 के बीच में एक इंटरफेस है और उसी इंटरफेस पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब है। फिर हाइड्रोजन का प्रेशर 1 बार रखा जाता है। फिर एक वर्टिकल लाइन ली है, ये लाइन बताती है कि ये गैस किसके कांटेक्ट में है, H+ आयन के कांटेक्ट में है, और ये जो C है वो H आयन की कंसंट्रेशन है। जब आप कैथोड लिखेंगे तो हम जानते हैं कि पहले हमें आयन लिखना होगा और फिर इलेक्ट्रोड लिखना होगा, जबकि यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोड है फिर आयन। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए गैसियस इलेक्ट्रोड। समझ गए ना? तो आप इसे लिख लें। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन का, उसमें क्या करें, जो एनोड होता है, जब हम सेल फॉर्मुलेशन करेंगे तो जो एनोड होगा उसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाए, और जो कैथोड होता है उसे हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। समझ गए ना? मतलब है कि जो एनोड है उसे लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर लिखेंगे बच्चों, और जो कैथोड है जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, उसे हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। और दोनों इलेक्ट्रोड्स के जो सॉल्यूशंस हैं उनके कांटेक्ट को डबल वर्टिकल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो डबल वर्टिकल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को भी इंडिकेट्स करता है। देखो कैसे, मतलब यही लिखा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मतलब एनोड इज ऑलवेज रिटन, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड कैथोड मतलब रिडक्शन हाफ सेल जो है ऑन द राइट हैंड साइड इन सेल फॉर्मुलेशन। एंड कांटेक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशंस, मतलब ये जो दो सॉल्यूशंस हैं, जिंक 2+ का और कॉपर 2+ का, इन दो सॉल्यूशन या कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो उनको, तो सॉल्यूशन मींस सॉल्ट ब्रिज जिसको हम कहते हैं, इज इंडिकेटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन। मतलब है एनोड को बाईं ओर और कैथोड को दाईं ओर लिखें, तथा दोनों इलेक्ट्रोड के जो विलयन हैं उनके संगम या उनके संधि को किससे व्यक्त करें, दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा। जैसे जिंक का एनोड बना है तो हमने जिंक की सॉलिड स्टेट है, जिंक एक्वस कांटेक्ट में है, जिंक 2+ एक्वस आयन के कांटेक्ट में, तो ये एनोड रिप्रेजेंट कर दिया, ये कैथोड है, और दोनों के बीच में दोनों सॉल्यूशन के
कॉन्टैक्ट को या हम कहें कि सॉल्ट ब्रिज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डबल वर्टिकल लाइंस के द्वारा। ठीक इसी तरह जैसे मान लो ये मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम का और जो इलेक्ट्रोड है मतलब मेटल इलेक्ट्रोड, उसको एनोड के फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के फॉर्म में लिखा है। तो पहले हमने लिखा Mg सॉलिड, फिर इसके कांटेक्ट में है, फिर ये सॉल्यूशन, फिर ये H+ का सॉल्यूशन है जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भरा है। इन दोनों के कांटेक्ट को हम इस तरह से एक डबल लाइन, ठीक है, डबल लाइंस द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि सॉल्ट ब्रिज को बताता है। और इस तरह से ये पूरा लिखा है कैथोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोड अगर आप लिखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनोड को हमेशा लेफ्ट में और कैथोड को हमेशा राइट में लिखना है। तो आप इसे लिखें। अब देखो, जो भी इलेक्ट्रोड है और वो इलेक्ट्रोड किस आयन के कांटेक्ट में है, हालांकि इलेक्ट्रोड जो होगा उसी का आयन होगा, तो उस आयन या उस आयन का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को भी सेल फॉर्मूलेशन में आयन के साथ मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में, ठीक है, मोलर यूनिट में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसके जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है ऑल्सो इंडिकेटेड विद आयन, आयन के साथ रिप्रेजेंट करें और किस यूनिट के साथ, मोलर यूनिट के साथ। मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रोड तो ये उसका आयन है, तो यहाँ पर जो भी लिखा है वो उसकी क्या हो गई, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक इसी तरह से ये इस इलेक्ट्रोड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे ये लिखा है जिंक इलेक्ट्रोड जो एनोड है वो जिंक 2+ आयन के कांटेक्ट में है जो कि एक्वस स्टेट में है और ये सॉलिड है और इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर। फिर ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। फिर आगे हम कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन 2+ की एक्वस कंडीशन में 0.001 मोलर है और किसके कांटेक्ट में है ये कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर के इलेक्ट्रोड के। हम इस आयन को इस सॉल्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01। फिर ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। फिर कॉपर 2+ कॉपर सल्फेट के फॉर्म में लिया जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखी और फिर ये लिख दिया कॉपर का। ठीक इसी तरह से मान लो हम मैग्नीशियम है Mg, मैग्नीशियम सल्फेट के कांटेक्ट में है, ठीक है, 0.1 मोलर है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। HCl हो गया उसकी है 0.2 मोलर। H2 गैस P, ठीक है, 1 बार प्रेशर में है, Pt के कांटेक्ट में है, मतलब Pt पे एडजॉर्ब है। तो ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम इसके केवल आयंस ले लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं Mg2+ एक्वस, यही कॉन्सेंट्रेशन होगी जो Mg की सॉल्ट के फॉर्म में है, ठीक है, और HCl की कॉन्सेंट्रेशन भी वही होगी जो कि HCl की है क्योंकि एक HCl से एक H+C मिलेगा। और इस तरह से H2 गैस 1 बार और क्या हो गया, Pt सॉलिड के कांटेक्ट में है। तो इस तरह से या तो हम आयंस के फॉर्म में लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड के, या फिर हम उस आयन के सॉल्ट के फॉर्म में भी उनकी कॉन्सेंट्रेशन को मोलर यूनिट लेकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हमें क्या करना होता है कि जो एनोड और कैथोड बन गए उनका हमने फॉर्मुलेशन कर दिया सेल में, तो अब हमें क्या करना होता है कि एनोड जिस साइड है वहां पर एनोड जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो एनोड का इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं और जो कैथोड है वहां पर पॉजिटिव चार्ज, जो इंडिकेट करता है एक गैल्वेनिक सेल को कि इसका एनोड नेगेटिव चार्ज का है और कैथोड पॉजिटिव चार्ज का है। समझ गए बच्चों कि एनोड में ऋणावेश लगा दें और कैथोड में धनावेश लगा दें। फिर क्या करते हैं लास्ट में कि जो कंप्लीट फॉर्मुलेशन जब आप सेल का कर लें तो इसमें 2 एरो लगते हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ लगे होते हैं। जो एरो सेल फॉर्मुलेशन में ऊपर लगा होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बताता है, कहां से, एनोड से कैथोड की तरफ, और जो एरो नीचे लगाया गया है, समझ गए ना, करंट, वो करंट फ्लो बताता है और वो सॉल्यूशन के अंदर करंट का फ्लो बताता है। मतलब है कि जो सॉल्ट ब्रिज से होके कैथोड से एनोड की तरफ जो करंट फ्लो होता है उसके डायरेक्शन को बताता है। अर्थात एनोड से
कैथोड की तरफ करंट फ्लो होता है सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन के बाहर मतलब जो आउटर सर्किट है वहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां चलता है, एनोड से कैथोड की तरफ। और इस तरह से जो है एक कंप्लीट सेल फॉर्मुलेशन होता है। इसके अलावा सेल के साथ आप देखोगे उसका सेल पोटेंशियल लिख दिया जाता है। जैसे मान लो हम किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल जो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अनुसार है, मान लो हम यहाँ पर सेल पोटेंशियल लिख रहे हैं, या इसी को हम बोलते हैं EMF, मान लो लिखा है 2.0 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि इस सेल का सेल पोटेंशियल जो है कितना है, तो यहाँ पर चूंकि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन या 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो मैं यहाँ पर इसको 1 मोलर कर दूं, तो जब दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है तो इसका जो पोटेंशियल आता है डैनियल सेल का वो 1.10 वोल्ट होता है। तो इस तरह से उसका पोटेंशियल भी सेल के साथ लिख दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि आपको एक सेल का फॉर्मुलेशन कैसे करना है। सिंपल सा है, पहले एनोड लिखें फिर कैथोड लिखें, दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं उनके कॉम्बिनेशन को एक डबल लाइन वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करें जो सॉल्ट ब्रिज बताएगा। एनोड की तरफ क्या लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज लगा दें, कैथोड में पॉजिटिव चार्ज लगा दें। इसके अलावा उनकी फिजिकल जो स्टेट्स हैं उन इलेक्ट्रोड्स के सिंबल या उनके सॉल्ट के साथ रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेके दो उदाहरण समझते हैं, तो आप इन्हें लिखें। अब देखो आपको ये 3 इक्वेशन मैंने लिख दी, Sn सॉलिड प्लस HCl aqueous 0.03 मोलर कन्वर्ट हुआ SnCl2 aqueous 0.05 मोलर प्लस H2 2 बार, है ना। सबसे पहले हम इसी को रिप्रेजेंट करें, तो ध्यान से देखें आप यहाँ की ये यहाँ पर किसकी तरह वर्क कर रहा है, एनोड, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि इसका क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर ये क्या बन गया है, कैथोड। क्यों, क्योंकि H+ का H2 में रिडक्शन हुआ है। तो जब हम लिखेंगे तो ध्यान रखें पहले एनोड लिखेंगे, एनोड का जो आयन है उसका जो सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो Sn का सॉल्ट क्या हुआ, SnCl2, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने लिखी। फिर आपने डबल वर्टिकल लाइंस लगाई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे HCl, अर्थात कैथोड का जो है हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में होगी, H+ के, तो कैथोड का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हो गया HCl, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखी है H2 गैस 2, ठीक है, 2 बार प्रेशर है और Pt पर एडजॉर्ब होगी। Pt अलग से इंडिकेट नहीं किया गया, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में Pt जरूर लिखते हैं क्योंकि उसी पर ये एडजॉर्ब होगी। समझ गए होंगे आप इसको। अब हम दूसरे में आ जाएं। ध्यान रखें सबसे पहला कि आपको उस सेल रिएक्शन में ये देखना है कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है। जो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है वही एनोड है और जो रिड्यूस हो रही है वो कैथोड है। इसी बेस पर आपको एनोड और कैथोड लिखना है। Cl2 प्लस HBr, तो HCl प्लस Br2। अब यहाँ देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन यहाँ जाके माइनस हो गई है। इसका मतलब है कि Cl2 का Cl माइनस में क्या चल रहा है, रिडक्शन, और Br माइनस था और Br2 बन गया, तो इसका क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर ये कैथोड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, एनोड। अब आप उसी तरह से एनोड और कैथोड को लिखेंगे, तो सबसे पहले एनोड लिखेंगे, तो Pt पर Br2 को एडजॉर्ब कराया जाता है, ठीक है, तो ये एनोड हुआ हमारा, और किसके कांटेक्ट में है, HBr के, तो HBr की कॉन्सेंट्रेशन 0.03 m। फिर आपने वही सॉल्ट ब्रिज बनाया, फिर यहाँ पर HCl की कॉन्सेंट्रेशन ले ली, Cl2 चूंकि कैथोड है और वो भी गैस Pt पर एडजॉर्ब होता है, कितने प्रेशर में है वो, 2 बार में, और गैसियस स्टेट में है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने कैथोड लिख दिया और यहाँ पर एनोड लिख दिया। तो आप ध्यान से अच्छी तरह समझ लें कि कोई भी सेल रिएक्शन लिखी है तो जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड होगी वही एनोड होगी और जो रिड्यूस होगी वो कैथोड होगी, और इसी को पहचान के ही आपको एनोड और कैथोड को लिखना है। इस रिएक्शन में देखो आप Mg का Mg2+ में, तो ये ऑक्सीडेशन है, मतलब यहाँ पर ये एनोड बन गया, तो यहाँ पर ये क्या है, कैथोड है। तो आप पहले एनोड लिखेंगे तो हम लिखेंगे Mg सॉलिड, फिर उसका जो सॉल्ट है MgSO4 उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दी, फिर हम सॉल्ट ब्रिज में आ गए, फिर कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और फिर क्या लिख दिया, कॉपर का, ठीक है। एनोड की साइड में माइनस लगाते हैं,
इलेक्ट्रोड की साइड में प्लस लगाते हैं। आप एरो भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इतना रिप्रेजेंटेशन कर दें। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया कि कोई भी गैल्वेनिक सेल आपको दिया है, मतलब उसको रिएक्शन के फॉर्म में दिया है, तो आप उसका फॉर्मुलेशन कैसे करें मैंने आपको इक्वेशन बनाना बता दी, तो आप इसे नोट करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आप इसे नोट करें।